हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। चर, अचर क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब हम इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है। देखो, संख्या y में से z को घटाना है। ठीक है, संख्या y मतलब हम y लिखेंगे। ठीक है, जो बोला है वही सेम। संख्या y में से घटाना है, घटाना यानी माइनस करना है। इसको घटाना है, z को घटाना है, तो z। तो संख्या y में से z को घटाना है, तो y में से हमने घटा दिया यानी माइनस कर दिया किसको, z को। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास आता है, संख्याओं x और y के योग। योग मतलब प्लस, ऐड। तो x और y का क्या करना है, का योग करना है, मतलब उसको जोड़ना है। तो x और y को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। और योग का आधा, आधा मतलब इस पूरे का जो योग करके हमारा आंसर आया है, मतलब ये जो योग आया है इसका आधा, इसका 2 से डिवाइड कर दिया, इसको आधा कर दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x प्लस वाई भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। स्वयं मतलब उसी से ही, मतलब z को z से ही गुणा किया जाता है। गुणा यानी मल्टीप्लाई की जाती है। तो z को z से ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z कितनी बार हो गया, 2 बार, तो z की स्क्वायर। इस तरह से हम लिखते हैं कि कोई चीज़ 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, उसकी रिपीटेशन के ऊपर डिपेंड करता है उसकी पावर। तो 2 बार हो रहा है तो उसकी पावर कितनी हो गई, 2, मतलब z कितनी बार है, 2 बार। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, संख्याओं p और q के गुणनफल। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो। तो p और q की गुणा करनी है पहले, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। p और q की हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसके गुणनफल का 1/4 बोला है। ठीक है, तो 1/4 मतलब 1/4, इसका 1/4। तो क्या आ गया हमारे पास, 1/4 p और q की मल्टीप्लाई होने का क्या हो जाएगा, pq। ठीक है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का 1/4। तो का मतलब इसकी मल्टीप्लाई में 1/4 है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/4 pq हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। ये देखो, इसका फिफ्थ पार्ट, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्ग मतलब उसकी पावर 2, वर्ग होते हैं 2। ठीक है, तो x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो x का वर्ग करो, x की स्क्वायर, और y के वर्ग, और y का वर्ग कर दिया। ठीक है, x और y दोनों का वर्ग कर दिया, उनको जोड़ना है। तो जोड़ना है मतलब प्लस करना है, ऐड करना है। तो x² प्लस में y² हमारे पास आ गया। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिल्कुल सेम हमें वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, संख्याओं m और n के गुणनफल। तो पहले m और n की क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। m और n का गुणनफल हो गया। अब गुणनफल के 3 गुणे में, अब इस गुणनफल का क्या करना है, 3 गुना करना है। मतलब इस पूरे गुणनफल का हमने 3 गुना कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। गुणे में, 3 गुणे में संख्या 5 को जोड़ना है। जोड़ना मतलब प्लस करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 को ऐड करना है। तो पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई, 3mn, मल्टीप्लाई है तीनों की, तो 3mn प्लस में 5। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका 7th पार्ट है, 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना है। ठीक है, 10 में से क्या करना है, घटाना है। तो पहले 10 में से ये घटा दिया, किसको घटाना है, संख्याओं
y और z के गुणनफल को, मतलब y और z की मल्टीप्लाई करके फिर 10 में से माइनस करना है। तो y और z की क्या कर दे हम, मल्टीप्लाई कर दे, तो 10 माइनस क्या आ गया हमारे पास, yz। ठीक है, तो 10 माइनस क्या आ गया हमारे पास, yz। अब इसका लास्ट पार्ट 8th पार्ट है, देखो ध्यान से। संख्याओं a और b के गुणनफल में से, a और b के क्या करना है, गुणनफल करना है, उसमें से उनके योग को ही घटाना है। पहले मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई में से ही इन दोनों के प्लस को घटाना है। देखो कैसे करना है। ये सबसे पहले हमने क्या करना है, a और b की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई में से ही क्या करना है, इन दोनों के प्लस को, योग को घटाना है। ठीक है, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करके, ए बी माइनस ए प्लस में बी। ठीक है, बोला था ना कि इसके मल्टीप्लाई में से ही इसके योग को घटाना है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस कर दिया इसके योग को। ठीक है, इसके सम को, प्लस को। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 2 पार्ट हैं। देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। अच्छा, पद क्या होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, पद होती है हमारे टर्म्स, और उनके गुणनखंड, गुणनखंड मतलब इनके और ज़्यादा हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। ठीक है, इनको पीसेस में बांटना है। गुणनखंड मतलब जिनकी गुना हो सके, गुना किए हुए को तोड़ना है, खंड करने हैं, उनके टुकड़े करने हैं। ठीक है, उनको पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास है x-3। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं फर्स्ट वाले के। तो देखो सेकंड के फर्स्ट पार्ट का ए है हमारे पास x-3। अब इसको हमने एक पेड़ की तरह बनाएंगे, आरेख बनाएंगे इसके। तो इसको, ये इस पूरे को क्या करना है, इसके अलग अलग पद करने हैं। एक पद ये और दूसरा पद ये, इनको अलग अलग, इनकी जितनी टर्म्स है इसमें कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म, ये ऐसे टर्म्स होती है। तो इनको टर्म्स में करेंगे। तो एक टर्म ये हो गई x और दूसरी टर्म क्या हो गई, ये -3। अब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसके भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, जो x y z या a b c, ये क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और इनको हिंदी मीडियम वाले चर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, इनको चर बोल सकते हैं, और वेरिएबल इंग्लिश में। ठीक है, तो x y z, चाहे x y z हो, चाहे a b c, मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट हो जो मैथ्स में इस तरह से यूज़ करते हैं, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं, और हिंदी में इन्हें चर बोला जाता है। और जो नंबर होते हैं, जो कि नंबर फिक्स्ड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कांस्टेंट बोल सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले क्या बोल सकते हैं इसको, अचर, मतलब कि जो कि चेंज नहीं हो सकती। अब 3 है तो वो 3 ही रहेगा। ठीक है ना, 5 तो नहीं बोल सकते उसको। तो जो नंबर फिक्स है, कांस्टेंट है, दैट इज़ कांस्टेंट, यानी कि अचर। ठीक है, तो अब इसमें इसके गुणनखंड यानी कि और नहीं हो सकते, सिर्फ इनको हमने टर्म्स लिख दी हैं इसकी। ठीक है, अब आगे आप और पार्ट आएंगे, उनसे समझना है। इसका बी पार्ट देखिए। अब इसका बी पार्ट है 1 प्लस में x प्लस में x²। ठीक है, अब इसकी वही टर्म्स में बांटे इनको। इसकी 3 टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है, ये 1, ये x और ये x²। ठीक है, 3 टर्म्स हो गई। अब देखिए 1 को हम और बांट सकते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा। अब x भी सिंगल है तो ये भी सेम ही रहेगा। लेकिन x² को देखो, इसको और तोड़ सकते हैं हम। x कितने हैं, x की पावर 2 है, मतलब x कितनी बार है, 2 बार। तो अलग अलग कर सकते हैं हम इनको, इसको और तोड़ दिया हमने। ठीक है, अब समझ में आया गुणनखंड क्या होते हैं इसके, जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने करने हैं। पेड़ की आरेख की तरह हमने बना दिया। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखो। सी पार्ट है इसका y - y³। अब इसको वही 2 टर्म्स बन गए, इसकी y और इसकी -y³। ठीक है,
अब देखो इसके टुकड़े और हो सकते हैं, गुणनखंड और हो सकते हैं, नहीं, इसके हो सकते हैं। ये देखो एक तो माइनस माइनस लगा हो तो एक -1 लेंगे, और इसका क्या लेंगे, y कितनी बार है, 3 बार, तो y को 3 बार ले लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो y कितना हो गया, 3 बार, और माइनस का एक -1 आ गया, तो इसके ये सारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमारे पास आता है इसका डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा 5x² 5xy² प्लस 7x² y। ठीक है, अब इसकी बनाओ 2 टर्म्स यानी पद, ये इसकी 2 टर्म्स है और ये है 7x² y। बन गई ये टर्म्स, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब देखो इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, एक तो 5, एक x हो गया, और y कितनी बार है, 2 बार, तो y और y। अब ऐसे ही इसके देखो 7, ये x 2 बार है तो x 2 बार आ गया, और y 1 बार है तो y आ गया। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट इसका ई पार्ट है -ab प्लस में 2b² प्लस में 3a², सॉरी माइनस है ये, -3a² है। ठीक है, तो अब इसकी कितने टर्म्स हो गई, 3, -ab 2b² और -3a², 3 टर्म्स हो गई। अब इसके गुणनखंड करें, अरे क्या आएगा, एक तो माइनस जब भी होगा तो -1 तो आएगा ही, और अगला क्या आ गया, a और फिर b। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, 2, b कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। इसमें माइनस है तो -1 तो आएगा ही, एक 3 आ गया, और a कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार a आ गया। तो समझ आया बच्चों, इसके गुणनखंड कौन कौन से टर्म्स होती है, टर्म्स यानी कि पद, इंग्लिश में होती है टर्म्स और हिंदी में क्या होती है, इसको पद बोलते हैं। तो कितने टर्म्स है इसके, जैसे ये है तो इसमें 3 टर्म्स 1 2 3, और फिर इनके गुणनखंड करने हैं इस तरह से कि इसको कितना हम तोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं तोड़ सकते, तो जितना तोड़ सकते हैं उसके क्या हो गए, गुणनखंड। ठीक है, तो अब है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। मतलब उनके टर्म्स, पद यानी टर्म्स, और उनके गुणनखंड यानी फैक्टर्स को अब छाटना है। तो इसके हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखो किस तरह से बनेगी इसकी टेबल। इसके पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे पार्ट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इनके व्यंजक। ठीक है, फिर आ जाएंगे इनके पद, और फिर आ जाएंगे इनके गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। ठीक है, तो पद पता है आपको, टर्म्स होती हैं, और गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है -4x प्लस में 5, मैंने आपको बताया था। तो इसके टर्म्स कितनी होंगी, यानी पद कितने होंगे, फर्स्ट पद ये और सेकंड पद ये। ठीक है, तो -4x एक तो ये वाला पद हो गया, और दूसरा पद क्या हुआ, 5। ठीक है, ये 2 पद हो गए इसके। अब इसके गुणनखंड यानी कि इनको और फैक्टर्स यानी तोड़ने हैं। तो -4x को हम कितनी तरह से तोड़ सकते हैं, एक तो -4, एक टुकड़ा तो ये हो गया, और एक x हो गया। ठीक है, 2 इसके क्या कर दिए, फैक्टर हो गए, और इसका क्या है, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, नंबर है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या दिया है, बी पार्ट में हमें दिया -4x प्लस में 5y, -4x प्लस में 5y। तो क्या आएगा, -4x, एक पद ये हो गया और दूसरा 5y हो गया।
ठीक है, अब इसके गुणनखंड -4 और x कर दिए इनके भी टुकड़े, और ये 5 अलग y अलग। ठीक है, ये सारे पार्ट ऐसे ही होंगे इसके। अब सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट में क्या है, 5y प्लस में 3y²। ठीक है, तो अब देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, इसके पद क्या होंगे, 5y और 3y की स्क्वायर। तो इसके फैक्टर करो 5 y और इसके करो 3y की स्क्वायर है, y 2 बार है तो y को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसका डी पार्ट, xy प्लस में 2x² y²। अब इसके पद देखो, एक पद ये और दूसरा पद ये, तो xy और दूसरा क्या है 2x² y²। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स x अलग और y अलग, और यहाँ पे 2 अलग, x कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दे, और y कितनी बार है, 2 बार, y की स्क्वायर है तो ये भी 2 बार। ठीक है, ये पार्ट है हमारे पास p q प्लस q। तो अब इसके टर्म्स क्या होंगे, इसके पद क्या होंगे, p q और एक ये वाला q। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करो p, q और इसका ओनली q। समझ आ रहा है बच्चों, ये पार्ट हो गया इसका। आगे देखो इसका f पार्ट क्या है हमारे पास, 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। कितने टर्म्स हो गई, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, इनको लिख दो अलग अलग, -2.4 B और 3.6 A। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अलग अलग करो इनको, 1.2 अलग हो जाएगा, A अलग और B अलग, इसी तरह से -2.4 अलग और फिर B अलग, और यहाँ पे 3.6 अलग और फिर A अलग। ठीक है, अगला है हमारे पास 2 पार्ट और हैं इसके। G पार्ट है हमारे पास 3/4x प्लस में 1/4। ठीक है, अब इसको अलग करो, 3/4x और एक 1/4, 2 टर्म्स यानी 2 पद हो गए। अब इसको अलग अलग करो, 3/4 अलग और x अलग। ठीक है, और इधर 1/4 अलग। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका h पार्ट। देखो 0.1 p² प्लस 0.2 q²। अब इसके पद अलग अलग, ये पद अलग और ये अलग, तो 0.1 p² और दूसरा पद क्या है 0.2 q²। इसको अलग अलग करो, 0.1 फिर p और फिर से क्या हो गया, p कितनी बार है इसमें, ये देखो क्वेश्चन में p² है ना, तो p 2 बार होगा। ठीक है, और यहाँ पे 0.2 q कितनी बार है, q की स्क्वायर है तो q 2 बार। ठीक है, समझ आ गया ये सेकंड पार्ट इसका। अब हमारा क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक होते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कौन से होते हैं, जो अचर न हो, अचर कौन से होते हैं, कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कोई 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई भी नंबर है तो वो तो कांस्टेंट है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको हमें नहीं लेना है इसमें, उसकी पहचान कीजिए। ठीक है, तो 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये देखो मैंने इसकी टेबल बना ली है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो आप देखिए, ये जैसे मैंने ये सारे व्यंजक लिख लिए हैं टेबल में। अब आप ये देखिए, इसके पद मैंने आपको बताया था जो कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर है ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमें नहीं लेना है, नॉर्मल वाले पद लेने हैं। तो 5 तो लेना नहीं है, तो -3t²। ठीक है,
ये हमने लिया -3t²। और जैसे आपको पूछा है संख्यात्मक गुणांक हमें बताना है। संख्यात्मक गुणांक होता है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखें इसको संख्यात्मक गुणांक, गुणनखंड की जगह पे संख्यात्मक गुणांक या कोफिशिएंट भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट होता है ये जो वेरिएबल है इसके पहले वाली वैल्यू, मतलब -3, ठीक है। अब जैसे ये व्यंजक है, अब इसमें 1 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो अचर तो हमें लेना ही नहीं है। तो बाकी के वेरिएबल्स वाली लेनी है t² और t³, ठीक है। तीनों टर्म्स ये ले ली और इनके कोफिशिएंट t के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1t है तो 1 माना जाएगा, और t के स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा ना, तो इसलिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। अब t³ इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है। समझ में आए, इनके कोफिशिएंट निकालने हैं हमें ये। अगला है x + 2xy + 3y। अब देखो इसमें कोई भी अलग से नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या था हमारे पास अलग से नंबर था, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो इसलिए हमने इनको नहीं लिया। अब इसमें देखो ये 3 टर्म्स हो गई, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई, लिख दिया हमने इनको, 3 पद हो गए हमारे। अब इनके कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ है 2, इसके आगे क्या है 3, तो y का कोफिशिएंट 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें भी अलग से कोई नंबर नहीं है, पूरा एक है और ये भी पूरा एक है, तो फर्स्ट पद ये हो गया और सेकंड पद ये हो गया, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। अब इसके आगे देखो m का कोफिशिएंट क्या है 100, n का कोफिशिएंट 1000। नेक्स्ट है -p² q² + 7p³। अब देखिए इसमें भी अलग से कोई नंबर नहीं है तो ये 2 हमारे क्या हो गए, पद हो गए। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, माइनस है और 1 तो हम लेते ही हैं तो -1, और p/q का कोफिशिएंट 7 है, 7 लिख दिया। नेक्स्ट इसी तरह से ये देखिए ये 2 टर्म हो गए, इसकी 2 पद हो गए, लिख दिए। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1.2 और b का कोफिशिएंट 0.8। नेक्स्ट है 3.14 r², तो r² ये पूरा एक क्या है, एक ही पद है, लिख दिया। अब r² की कोफिशिएंट क्या है 3.14। नेक्स्ट है 2 × l + b है, मतलब 2 इसकी भी मल्टीप्लाई में है और इसकी भी मल्टीप्लाई में है, तो अलग अलग लिखो। 2 के l से मल्टीप्लाई करो 2l और 2 की b से करोगे तो 2b, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो दोनों अलग अलग टर्म यानी अलग अलग पद हैं। अब इसका कोफिशिएंट 2, इसका भी कोफिशिएंट 2। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका 0.1y + 0.01y², तो ये क्या हो गए, 2 पद हो गए, लिख दिया। अब y का कोफिशिएंट 0.1 और y² का कोफिशिएंट 0.01, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के 4 क्वेश्चन 4 5 6 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। दैट्स इट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।